Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Preeti Sharma. Last video हमने एसिड और बेस की बात करी थी। बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। और आई थिंक सभी हम लोग जब 12th में होते हैं या जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तब भी 12th में भी एसिड एंड बेस जो होता है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आगे भी तब फर्दर जब स्टडीज़ करेंगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कंपाउंड को देखकर कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अपन, देखिएगा कि आज हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर हमने जो लास्ट वीडियो में किया था उससे आगे करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आरएनएस थ्योरी पढ़ी थी, है ना, एसिड और बेस की। और उस आरएनएस थ्योरी में अगर हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं दैट आरएनएस थ्योरी क्या थी कि आरएनएस थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर किसी भी कंपाउंड को अगर मैं किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूँ, अगर वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं तो वो एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे, और अगर वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था कि हम कैसे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली, है ना, कैलकुलेशन की थी। जब हमने किसी एसिड को डिसोसिएट किया तो हमने उसके लिए बोला कि एक ना डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आया था, दैट इज़ Ka, है ना। और उसके बाद में हमने बात करें अगर मैं बेस को ना डिसोसिएट करती हूँ किसी सॉल्वेंट में तो हमारे पास में बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट आया था Kb। और हमने बोला था कि जो Ka है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ के। अगर Ka की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम बोलते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, मतलब उसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है ना। उसके बाद में हम बोलते हैं कि अगर Ka की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। सिमिलरली वे में हमने बेस की बात करी थी, अगर Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके बाद में हमने बोला था कि Ka की वैल्यू डिक्रीज होगी, वाइस वर्सा प्रोसेस है, ओके। उसके बाद में हमने बोला था कि हमने कंपैरिजन किया था कि Ka और Pka में क्या डिफरेंस होता है, या मैं बोलती हूँ कि Ka Kb और Pkb में क्या रिलेशनशिप होता है। उसमें हमने बात करी थी कि जैसे Ka है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Pka के, है ना। अगर Pka की वैल्यू इंक्रीज होगी तो Pka की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फाइन, समझ में आएगा। और इन रिलेशनशिप से, ये जो दो छोटी छोटी मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी, इन दो रिलेशनशिप से आप हर वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें Ka और Pka की वैल्यू गिवन होती है। फाइन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ Pka की वैल्यू गिवन है और आपको उसको अंदर क्या करना है कि उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिड स्ट्रेंथ में। तो आपको पता है कि अगर Ka की वैल्यू गिवन है तो जिसकी Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। और मैं बोलती हूँ अगर Pka की वैल्यू दे रखी है तो आपको पता है कि अगर किसी की भी Pka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि उसकी Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस चैप्टर या ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इसमें मैंने आपको जो छोटे दो आरएनएस थ्योरी के जो दो छोटे एप्लीकेशंस बताए थे वो आप लोग एसिड बेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आईआईटीज़ में आते हों, चाहे हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, है ना, केमिस्ट्री के कॉम्पिटिशन लेवल पे आते हैं, उन नीट में आते हैं, उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। फाइन, टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू थ्योरी अकॉर्डिंग टू बीएससी सिलेबस, है ना। दैट इज़ द जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज अबाउट द, मतलब क्या बोलते हैं हम इसके लिए, कि क्या बोलेंगे हम जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या किया गया कि आरएनएस थ्योरी का ही वाइड फॉर्म बोल सकते हैं हम इसे, है ना। एक तरीके से उसने आरएनएस को ही बेस माना था, ठीक है। बट उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को पहले सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व कर रहे थे, है ना, जैसे वाटर में डिजोल्व कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो भी कंपाउंड होगा अगर वो सेल्फ आयोनाइज्ड हो जाए, सेल्फ आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने वाटर लिया तो वाटर के अंदर ही उसे डिजोल्व करा, मैंने अमोनिया लिया उसको अमोनिया में ही डिजोल्व कर दिया। फाइन, तो यहाँ पर बोलते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच आर सेल्फ आयोनाइज्ड, अगर वो सेल्फ आयोनाइज्ड होते हैं देन दे गिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन, है ना, इन द सोल्यूशन। वो क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में क्या करते हैं, देते हैं। अब वो देखिए मैम जब भी डिजोल्व करेंगे तो नेचुरल सी बात है एक नेगेटिव देगा एक पॉजिटिव देगा, तो हाउ कैन वी डिफाइन दैट ये एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो जनरल बोलते हैं कि इफ, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस, है ना, अगर मैं बोलती हूँ कि परसेंटेज ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, देन इट मीन्स द compound is behaves as acids. किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड्स की तरह बिहेव करेगा. और हम बोलते हैं कि इफ द concentration of negative ions, और मैं बोल दूं कि anions, है ना, anions increases, then compound behaves as base. ठीक है, दिस इज द मतलब जस्ट कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम. ओके, नाउ देखो हम बात करते हैं जस्ट लाइक, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल just like water, other molecules also self-ionized, also showing self-ionization, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, also showing self-ionization. Okay, जस्ट लाइक एग्जाम्पल लिया हमने, लिखो मैंने लिया H2O को, मैंने H2O में भी डिजोल्व कर दिया. फाइन, जब मैं H2O को H2O में डिजोल्व करूंगी तो ये बन जाएगा H3O प्लस आयन, है ना, एंड OH माइनस आयन. ओके, अगर मैं H2O को H2O में डिजोल्व करती हूँ और मेरे पास में अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है ना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH ना H3O माइनस आयन इंक्रीजेस, then this molecule behaves as acids. Okay, और मैं बोलती हूँ कि अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है किसी भी मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करने के बाद, है ना, सेल्फ आयनाइज्ड होने के बाद, तो हम बोलते हैं दैट मॉलिक्यूल बिहेव्स एज अ बेस. फाइन, तो ये हमारे पास में सेल्फ आयोनाइजेशन कंसेप्ट है. ऐसा ही सेल्फ आयोनाइजेशन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक अमोनिया, व्हेन आई एम डिसॉल्व अमोनिया इन अमोनिया, अगर मैं अमोनिया को ही अमोनिया में डिसॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल तो कैसे करेगा, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड अमोनियम आयन. फाइन, अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगा. और अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें एक हमारे पास में अमाइड आयन या ना अमीन आयन बन जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा, अमीन आयन. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो सेल्फ आयनाइजेशन है कि अगर अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हम बोलेंगे कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. और अगर अमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, अमीन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है. उसी तरीके से देखो मैं बोलती हूँ कि H2SO4 प्लस H2SO4, मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिया H2SO4 के एंड आई एम डिसॉल्विंग. दोनों क्या करेंगे, सेल्फ आयनाइज्ड होंगे. एक तो बना लेगा हमारे पास में H3SO4 पॉजिटिव और एक बना लेगा HSO4 नेगेटिव. राइट, अगर मैं बोलती हूँ कि इस सॉल्वेंट सिस्टम में या इस सोल्यूशन सिस्टम में अगर पॉजिटिव आयन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और अगर नेगेटिव आयन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे. ओके, तो आई होप यू नो दैट कि व्हाट इज द सॉल्वेंट सिस्टम. राइट, नाउ वी कम टू द, देखो कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं ना. व्हाट इज द कंक्लूजन, सो हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं. ओके, लिखिएगा. देखिएगा, सम कंक्लूजन्स आते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी, कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी, व्हाट इज द कंक्लूजन्स, क्या पता चला आपको इससे. तो हमने देखा, देखो यहाँ पर हमने बोला कि फर्स्ट कंक्लूजन तो क्या है कि इफ कंपाउंड गिव्स H3O positive ion in aqueous solution or aqueous medium, that is medium. Okay, medium is the best word.
aqueous medium, ठीक है, then it behaves as acids, and while यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे while gives OH minus ion in aqueous medium, then behaves as base. फाइन. अगर वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं और एक्वस सोल्यूशन में वो H3O प्लस आयन गिवन करता है, मतलब पॉजिटिव आयन गिवन करता है, तो वो एसिड होगा, है ना. और अगर वो नेगेटिव आयन गिवन करता है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. क्या बात समझ में आएगी? तो फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट. सेकंड बात करते हैं इन नॉन एक्वस सोल्यूशन, है ना. मैं बोलती हूँ कि इन नॉन if the compound gives positive ion in non-aqueous solution by self-ionization called acids, okay, while gives negative ion in non-aqueous solution, ठीक है, by self-ionization called base. Okay, so what is it? कंक्लूजन सेकेंड क्या कहता है कि अगर एक्वस सोल्यूशन लेती हूँ तो बात अलग है. अगर मैं नॉन एक्वस सोल्यूशन लूँ, लाइक अमोनिया इज द नॉन एक्वस सोल्यूशन, है, तो अगर मैं नॉन एक्वस सोल्यूशंस लूँ, है ना, या कंपाउंड लूँ, उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन, कोई भी कंपाउंड लूँ और मैं उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करूँ, तो अगर वो पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो एसिड होंगे सेल्फ आयनाइजेशन के थ्रू, और अगर वो नेगेटिव आयन देते हैं सेल्फ आयनाइजेशन के थ्रू तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे. ओके, देखो हम इसको बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखो बात करते हैं हम लोग शॉर्ट में. देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कंपाउंड गिव्स नेगेटिव आयन, कोई सा भी नेगेटिव आयन आए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा बेस. किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, बेस की तरह. और मैं बोलती हूँ कि कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, अगर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाए, पॉजिटिव आयन्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड. क्या दिक्कत है क्या कोई? फाइन. तो दिस इज शॉर्टकट. नाउ देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक और. ये सब हमने लिखा, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखिएगा, है ना, एग्जाम्पल देखिएगा. इसमें देखें कि इफ आई एम टेकिंग लाइक KNH2 is dissolved in ammonia, ठीक है. अब अगर मैं KNH2 को किस में डिसॉल्व कर दूं, अमोनिया में डिसॉल्व कर दूं. ओके, इफ आई एम डिसॉल्विंग then it dissociate into NH minus ion, NH2 minus ion, ठीक है. इट मीन्स दैट इज, मैं इस पास लिखती हूँ, दैट इज KNH2 behaves as base. ओके, क्योंकि वो सॉल्वेंट जब भी मैं उसे अमोनिया में डिसॉल्व कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, NH2 माइनस आयन गिवन कर रहा है. फाइन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट KNH2 इफ आई एम डिसॉल्विंग इनटू अमोनिया, है ना, लिक्विड अमोनिया, तो ये किसमें K पॉजिटिव दे देगा और
NH2 माइनस आयन गिवन करेगा। ओके, तो ये जो NH2 माइनस आयन आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन दिस आयन इज इंक्रीजेस, है ना, सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में। तो हम बोलेंगे कि ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे, या मैं बोल दूँ कि KNH2 इज बिहेव्स लाइक बेस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल सॉल्वेंट थ्योरी, है ना। तो हम बात करते हैं व्हाट इज द लिमिटेशंस, ठीक है। तो देखो ये भी क्या था, जो जनरल थ्योरी थी वो भी बहुत सारी चीज़ों के या बहुत सारे कंपाउंड्स के एसिड बेस कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो हमने बात करी कि तो डेफिनेटली सी बात है, याद रखिएगा कि अगर किसी भी सिस्टम को, देखो सिस्टम जो होता है ना, कोई भी थ्योरी हम बनाएं, अगर वो हमारे पास में जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर वो एप्लीकेबल हो रही है, तो वो हमारे लिए अच्छी है। या मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। ओके, बट अगर वो मान लीजिए कि सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पर ही एप्लीकेबल हो रही है और वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी भी हमारे पास में अनटच्ड हैं, मतलब हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसकी लिमिटेशंस हो जाती है और हमें दूसरी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है या न्यू थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ, है ना, लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, देखो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं थी, इसके दो ही लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, इट एक्सप्लेन केमिकल and ionic property of the solvent, but not explain the physical property. Okay, ये क्या कर रही थी कि ये केमिकल और आयनिक प्रॉपर्टी तो क्या कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, है ना, बट ये फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। ओके, ये क्या कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको पता होगा, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, है ना, दीज आर दी सम एक्सेट्रा, दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज विच विल बी डिफाइंड, है ना। हमें पता होना चाहिए किसी भी सॉल्वेंट के बारे में कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ना। तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सेकेंड चीज क्या थी, ये उन सॉल्वेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी जो सेल्फ आयोनाइज नहीं होते, है ना। दे डू नॉट एक्सप्लेन those solvents which are not self ionized. ओके, ये क्या करते हैं, उस थ्योरी को भी उन सॉल्वेंट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास में जो सेल्फ आयोनाइज्ड होते ही नहीं है, तो सेल्फ आयोनाइज्ड नहीं होते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। ओके, so this is the limitations of this theory. Fine. So this is the second theory which will be studied today, है ना, and this is the wide variety of Arrhenius theory, हम ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, now we come to the next theory. Because of that this theory is limited, है ना, this theory is limited, this theory is not explain the self ionized solvents, जो भी सॉल्वेंट सेल्फ आयनाइज्ड होते हैं उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, तो हमें क्या थी, एक नई थ्योरी की जरूरत थी। एंड द नेक्स्ट थ्योरी इज, यू नो वेरी वेल, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, है ना, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, और हम इसको बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट। ओके, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, देखिएगा इसमें, है ना, दिस इज द थर्ड थ्योरी। फाइन, दिस इज द थर्ड थ्योरी। व्हाट इज, क्या था इस थ्योरी के अंदर, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कंसेप्ट, देखो सबसे पहली चीज, जब भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है ना, आपको चीजें याद रखनी है, क्या होता है, इट ओनली बेस्ड ऑन
it's only based on प्रोटोन। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड थी, प्रोटोन पर बेस्ड थी। ठीक है, किस पर बेस्ड थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन पर बेस्ड थी, प्रोटोन के अलावा इसने कोई बात नहीं की है। ठीक है ना, ये इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बात करी, प्रोटोन की बात करी। ठीक है, इसने सिर्फ उसी को, है ना, प्रोटोन, इट इज बेस्ड ऑन प्रोटोन, इट इज बेस्ड ऑन, इट्स ओनली बेस्ड ऑन प्रोटोन, है ना। प्रोटोन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है। इट दिस थ्योरी does not required any solvent। सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये थ्योरी किसी भी सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कराती है, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हमें सॉल्वेंट की दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो बिना सॉल्वेंट के भी बिना सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर वो H+ आयन और OH- नहीं देता, तो भी हम उसको एसिड और बेस के कंसेप्ट में बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस थ्योरी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सॉल्वेंट, किसी भी तरीके के सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हमें बोलते हैं दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस थ्योरी is also called as proton donor acceptor theory। ठीक है, इसे क्या और क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहता है। ठीक है, लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, those molecules which accept proton called base। ठीक है, यानी का क्या मतलब है कि अगर H प्रोटोन, कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बेस की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ठीक है, whereas the molecules which donates proton called acids। ओके, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं अपने अंदर से, वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। ओके ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लाइक प्रोटॉन अगर डोनर है तो एसिड्स है, अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस है। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, है ना, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, कि अगर हम बोलते हैं, है ना, हम एसिड बेस पेयर रिएक्शन कराते हैं, है ना, देखेंगे हम लोग इन एसिड बेस reactions, that is neutralization reaction, fine, the acid and base gives conjugate acid and base which only related
related by H plus ion, ठीक है। एंड these, हमें यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, these acid base pairs are called conjugate acid base pairs, ठीक है। इट इज, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस बनते हैं, और ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं इट्स ओनली रिलेटेड बाय H प्लस आयन। सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होते हैं? H प्लस आयन से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, if I am dissolving HCl और मैं रिएक्ट कराती हूँ एसिड बेस, that HCl react with ammonia, ओके। तो यहाँ पे जनरली आप जानते हैं, है ना, आप यहाँ पे जनरली जानते हैं कि HCl क्या है? एसिड है, और अमोनिया क्या है? बेस है ना। आप जानते हैं ये सब चीज़ें, है ना, हम अभी जानते हैं। अब HCl क्या है? तो मैं बोलता कि HCl वो एसिड के आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बोलूँ तो ये H प्लस आयन गिवन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वो क्या बोल रहा है कि H प्लस आयन होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से ये H प्लस आयन अगर इसके पास चला जाए तो ये क्या बना लेगा? अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेगा, और हमारे पास में Cl जो होगा वो एज इट इज बच जाएगा, ओके। तो अब आप देखें यहाँ पे कि मैंने HCl को अमोनिया में डिसॉल्व किया, तो हमारे पास में अमोनियम आयन फॉर्मेशन बना और Cl माइनस आयन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये तो था हमारे पास में एसिड, ये था हमारे पास में बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस का तो क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो सॉल्वेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर इसको लिया जाए तो क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन क्या होता है? एसिड की तरह बिहेव करता है ना। अगर कोई भी सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन आता है ना, तो हम वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह। इसका मतलब ये बेस किस में कन्वर्ट हो गया? कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आएगी क्या? ठीक है। और ये जो एसिड था, है ना, वो क्या बन गया हमारे पास में? सिर्फ Cl माइनस आयन बचा है। इसका मतलब ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन हो गया। मतलब देखो कि जब मैंने एसिड को देखा तो वो मेरे पास में कॉन्जुगेट बेस बन गया, सॉरी इसको इधर लेके जाएंगे, वो क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया, और जो बेस था वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? ये दोनों ही आपको क्या बताएंगे? ये दोनों ही यहाँ पर लिखती हूँ मैं, है ना, यहाँ पर ये दोनों ही आपस में क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। समझ में आएगा? और ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं इट्स ओनली रिलेटेड बाय H प्लस आयन। अगर मान लीजिए ये अमोनिया वापस से H प्लस आयन इधर गिवन कर दे, है ना, या इसको दे दे, तो ये का यही कंपाउंड बन जाएगा वापस से HCl। क्लोराइड आयन क्या ले ले? H प्लस आयन ले ले अमोनियम आयन से, फाइन। तो वो क्या बन जाएगा? वापस से हमारे पास में HCl और अमोनिया फॉर्मेशन होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल 2, है ना। एग्जाम्पल 2 हमने देखो क्या किया? वाटर लिया एंड आई एम डिसॉल्विंग इनटू HCl, या मैं बोलती हूँ कि रिएक्शन कराई मैंने वाटर और HCl की, ओके। तो मैंने वाटर और HCl की, तो वो आपको ये तो बताया कि ये क्या है? एसिड है, आपको ध्यान रखना है ना। और ये क्या है यहाँ पर? ये तो न्यूट्रल होता है वाटर, बट अभी यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। होप यू अंडरस्टैंड, है ना। कैसे करेगा? देखो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। HCl क्या करेगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो एक तो बनाएगा क्लोराइड आयन, और ये H प्लस आयन इसको करेगा, तो यहाँ पर ये जो H प्लस आयन बनेगा वो किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे? ऑक्सीजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो बेस था इट कन्वर्टेड इनटू अ
कॉन्जुगेट एसिड। क्यों कॉन्जुगेट एसिड में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसने H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेस है, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो लास्ट हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या रिलीज होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह। तो ये अभी किसकी तरह H3O प्लस आयन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, सिमिलरली वे में देखो यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन किसी तरह देखो एसिड था, एसिड से हमें क्या मिला? बेस फॉर्मेशन हो गया। तो हम इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। और ये दोनों ही आपस में क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। ओके, एंड इट इज ओनली डिफरेंशिएट बाय H प्लस आयन। प्रोटॉन आयन के थ्रू ही ये क्या है? सिर्फ डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से एक प्रोटॉन आयन इस Cl माइनस के पास में चला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, HCl और H2O वापस से हमें मिल जाएगा। फाइन, बात समझ में आएगी? चलिए, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अभी बात करी कि भाई और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं और जो थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी वो क्या थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं कई बार। ठीक है ना, स्ट्रेंथ की बात कैसे करते हैं? जैसे इसी एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल 1 है ना, इन एग्जाम्पल 1 है, इन एग्जाम्पल 1 में देखेंगे, इन एग्जाम्पल 1 है ना, आपको देखो द Ka वैल्यू ऑफ HCl है ना, अकॉर्डिंग टू Arrhenius इज ग्रेटर। अगर Ka की वैल्यू HCl के लिए, एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, मैं यहाँ पे कोई डेटा आपको डिफाइन नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें सब कुछ डेटा दे रखा होता है कि HCl की Ka की वैल्यू ये होती है, इसकी ये होती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो Ka वैल्यू ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू Arrhenius इज ग्रेटर है ना। HCl के लिए जो Ka की वैल्यू है वो क्या है? ज़्यादा है। हमें पता है दैट Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद स्ट्रेंथ, पता है ना हमें, एसिड स्ट्रेंथ। फाइन, इसका मतलब ये है कि Ka की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। इट मीन्स दैट HCl is strong acid. Okay, HCl is strong acid. तो यहाँ पर HCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके ओके, यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप लोग, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग then the conjugate base is weak base। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोला कि अगर बनने वाला है ना, जैसे मैंने बोला एसिड है, एसिड से क्या बना था हमारे पास में? कॉन्जुगेट बेस बना था है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जब भी कोई भी एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीक बेस हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइजेस, मैम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस कॉन्जुगेट बेस इज वीक और दिस कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर? सो देखो यहाँ पे लिखेंगे, टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है ना। तो हमें क्या करना है? उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। ओके, देखिएगा है ना। तो अगर मुझे ये पता करना है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें ये पता करना हो कि कॉन्जुगेट बेस जो है या जो भी एसिड से कॉन्जुगेट बेस पे बन रहा है ना, उसकी स्टेबिलिटी, तो एसिड कैसे पता चलेगा? तो ना एसिड और कॉन्जुगेट बेस में रिलेशनशिप की बात करते हैं है ना, एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है
कि अगर मुझे डिफाइन करना है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो मुझे इसके कॉन्जुगेट बेस को देखना होगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर याद रखिएगा कि इफ द formed conjugate base is stabilized by any other electromeric effect, है ना। सच एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, सच एज कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ है ना नॉन परमानेंट होते हैं ना, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट होते हैं, लाइक ना सच एज इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। मैं इसको पूरा लिखती हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट, सॉरी, एंड हाइपोकॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, दैट कॉन्जुगेट बेस अगर किसी भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब उससे बनने वाला जो एसिड होगा, है ना, बेस होगा या एसिड होगा, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो, if the formed conjugate base is stabilized by any other electronic effect such as these, then this acid molecule is weak, then this acid, या this conjugate लिख लीजिएगा, this conjugate base is strong and the related acid is weaker acid। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि किसी भी जो भी एसिड बेस पेयर कॉन्जुगेशन में बन रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनमें अगर जो कॉन्जुगेट बेस है ना, वो अगर किसी भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, अगर वो स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब जो भी वो जिससे भी बना है वो वाला एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिया था अभी HCl और अमोनिया, यही लिया था, है ना। उसकी हमने रिएक्शन कराई थी, आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई, तो हमने बोला था कि एक तो हमारे पास में अमोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ था, प्लस हमारे पास में क्या बन गया था, Cl माइनस आयन फॉर्मेशन हो गया था, यही बनाया था हमने, है ना। यहाँ देखेंगे, आप देखिएगा कि यहाँ पर देखें कि ये जो Cl, दिस इज एसिड्स, है ना, और दिस इज कॉन्जुगेट बेस, है ना। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है एक बार। ठीक है, तो ये वाला एसिड आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक, तो हम इसको Ka की वैल्यू से भी बता सकते हैं, है ना, अगर इसकी मुझे Ka की वैल्यू बताओ तो, और मैं कॉन्जुगेट बेस से भी इसको डिफाइन कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे जो Cl माइनस आयन है, क्या किसी भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका जो नेगेटिव चार्ज है, क्या वो स्टेबलाइज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है जिसके पास ये नेगेटिव चार्ज को क्या करे, भेज सके। अगर ये नेगेटिव चार्ज को कहीं पर डीलोकलाइज्ड करता, चाहे रेजोनेंस के थ्रू करता, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करता, मतलब इसके पास में कोई ऐसे ग्रुप लगे होते जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते, तो ये क्या हो जाता, क्लोराइड आयन जो होता वो स्टेबलाइज हो जाता। वैसे तो हम जानते हैं कि हेलोजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबलाइज है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कंसिस्ट कर सकता है। पर देखो क्लोरीन, क्या क्लोरीन कर सकता है ना, तो हम बोलते हैं कि इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ना। तो सेकेंड नंबर का कार्बन, ये सेकेंड नंबर का हमारे पास में एलिमेंट है ये, है ना, ग्रुप में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कम हो रही है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी भी वजह से स्टेबलाइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ना तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो सकता है, ना ही रेजोनेंस के थ्रू हो सकता है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है। अगर इन तीनों की वजह से ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कैसा है? वीक है। और अगर ये वीक है तो ये जिससे हमें मिला है वो वाला एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आएगी क्या? सिमिलरली वे में देखो, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ओके। देखो सिमिलरली हम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड COOH प्लस, मैंने इसको डिसॉल्व किया लाइक H2O में डिसॉल्व कर लेते हैं, H2O में मैंने इसको डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखो ये क्या बना लेगा हमारे पास में, देखो ये बनाएगा, एक तो बना लेगा CHCOO नेगेटिव प्लस हमारे पास में H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है, मतलब ये एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्टर ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड दिस इज बेस, है ना। इसने क्या किया? रिलीज, है ना, डोनेट H प्लस आयन। इसका मतलब ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड, ठीक है, ये हमें पता है। और जब भी एसिड होता है तो वो हमेशा क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस बनाता है ना। और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। बात समझ में आएगी? अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज, हमने ये तो बता दिया कि दिस इज एसिड, तो एसिटिक एसिड ये तो बता दिया हमने कि ये एसिड है, पर हम लोग इसका स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे? तो स्ट्रेंथ हम दो तरीके से बना सकते हैं, ना। एसिड की स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है हमारे पास में कि मुझे इसके Ka की वैल्यू पता चल जाए। तो अगर मुझे Ka की वैल्यू जब आपको पता है, देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब भी हमने लास्ट लेक्चर लिया था कि जब Ka की वैल्यू आती है, जब भी हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू दे दी जाए तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस इज स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। जब तक मुझे किसी इसके कंपैरिजन में किसी और की ना मिले, जैसे मेरे को ये दे दिया जाए और HCl दिया जाए, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगी Ka की वैल्यू से, ठीक है। अगर मुझे बिना Ka की वैल्यू के इसको करना है तो दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका क्या हो जाएगा मेरे पास में कि मैं इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लूं, ठीक है। मैं इसकी कॉन्जुगेट बेस की क्या डिफाइन कर दूं? स्टेबिलिटी डिफाइन कर दूं। देखो डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किससे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। कोई भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो हमारे पास में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैंने बताया आपको, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस इफेक्ट हो और हाइपोकॉन्जुगेशन हो, इन तीनों के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस बना है इस एसिड से, है ना, इस एसिड से ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन हुआ है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस है ना स्टेबलाइज हो जाए तो हम बोलेंगे कि अगर ये स्टेबल है तो जो इस एसिड होगा वो क्या हो जाएगा? वीक, है ना। उल्टा चलता है, मैंने आपको बताया था, इसे लिखेंगे भी हम बाद में, है ना। देखिएगा यहाँ पर तो कैसे बताएंगे, देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये हमारे पास में क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। क्या होता है ये? कार्बोक्सिलेट आयन, ओके। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में क्या रेजोनेंस हो सकता है? क्या बता सकते हैं आप रेजोनेंस? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखो मैं इसको रेजोनेंस करके बताती हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, तो देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा? CH3CO नेगेटिव और इस वाले पे और डबल बॉन्ड O। अगर मैं बोलूँ का ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो पाए इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। पहले ऑक्सीजन 2 पर नेगेटिव चार्ज था, अब ऑक्सीजन 1 पर नेगेटिव चार्ज है, पहली चीज, है ना। दूसरी बात होती है ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। इक्विवेलेंट क्यों बोला? क्योंकि देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कब बोलते हैं? जब हम ये कहते हैं कि व्हेन नेगेटिव चार्ज
negative charge contains by same, और मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर दोनों में ही नेगेटिव चार्ज कौन कंसिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिस्ट कर रहा है। ओके, दिस इज आई थिंक इधर से दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, मैं इसे यहाँ लिखती हूँ। देखो यहाँ देखिएगा आप लोग, ये जो दोनों ही देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखती हूँ 1 and 2 both are called equivalent resonating structures because in both the negative charge present on oxygen atom। ठीक है, दोनों में ही नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन एटम पर आ रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है। अगर स्टेबलाइज्ड हो रहा है इसका मतलब जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा तो जो एसिड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। क्या बात समझ में आएगी क्या? हाँ, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। होप आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आए होंगे। दिस इज़ नॉट द कंप्लीशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर लुईस थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।